तो आज सरफेस केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अधिशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, मतलब अधिशोषण जो होता है वो कैसे होता है और उसके अंदर क्या क्या कार्य होते हैं जिसकी वजह से अधिशोषण होता है। और उसमें हमने बताया था दो टाइप होता था अधिशोषण का, भौतिक और एक रासायनिक, एक फिजिज ऑप्शन था और एक केमिज ऑप्शन था। तो उसमें क्या क्या अंतर होता है और क्या क्या उसके गुण होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। भैया सबसे पहले बात करते हैं अधिशोषण के क्रियाविधि की। तो देख लीजिएगा, जब भी अधिशोषण होता है तो किसी ठोस पे होता है, ठीक है। अच्छा, ठोस के अंदर जो अणु होंगे या आप परमाणु कर लीजिए, परमाणु को छोड़ देंगे तो अणु की बात हम करेंगे, क्योंकि ठोस जो होगा छोटा तो होगा नहीं, एक अणु का तो होगा नहीं, ढेर सारे अणुओं का होगा, तो हम परमाणु की बात नहीं करेंगे। अब जैसे कोई भी अणु है यहाँ पे, तो इसके ऊपर एक अणु होगा, चारों तरफ अणुओं से होगा, तो इसके ऊपर सभी तरफ से बल लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता होगा अणुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कुछ ना कुछ तो जरूर लगता है। तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ बल लग रहा है, तो इस पे कुल बल जो होगा वो शून्य होगा अगर कोई अणु बीच में है। लेकिन जो सरफेस पे होगा यानी कि पृष्ठ पे होगा, तो उस पर क्या होगा कि उसको नीचे से तो लोग खींचेंगे, नीचे के जो अणु होंगे उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं मान लीजिए, तो क्या होगा ऊपर से भी वो खींचना चाहेगा, क्योंकि वो क्या चाहेगा कि मेरे पास जो कुल बल हो वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पड़ोसी के पास भी जीरो बल है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसके पास जीरो बल तो होता नहीं है, तो ये जब कोई आसपास आ जाता है, मान लिया कोई गैस का अणु आ गया, तो उससे कहता है भाई मुझसे चिपक जाओ और मेरे ऊपर जीरो बल कर दो। यानी कि मान लिया अगर कोई इसे इधर की तरफ खींच रहा है तो कहेगा भाई तू भी थोड़ा सा मुझे खींच और मुझ पर जो बल है वो जीरो कर दे, ठीक है। तो इसीलिए उसके ऊपर उसको अपने पास बैठा लेता है और उससे कहता है कि मुझ पर बल लगा और मुझ पर जीरो बल कर दो। तो इसी तरह हमारा अधिशोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया जो पृष्ठ पर अणु होते हैं उनपे कुल बल शून्य नहीं होता है, इसलिए जब भी कोई बाहरी अणु या परमाणु उसके पास में आता है तो वह उससे मिलकर अपने ऊपर कुल बल शून्य करना चाहता है और उसको अपने पास बैठा लेता है, जिससे अधिशोषण हो जाता है। तो वह अधिशोषण की क्रियाविधि में अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आते हैं हम कि फिजिज ऑप्शन और केमिज ऑप्शन, यानी कि रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में क्या गुण होते हैं और क्या क्या अंतर होते हैं। पहले बात करते हैं विशिष्टता की, स्पेशलिटी। अच्छा, एक बात आपको बता दें भैया, जो भौतिक अधिशोषण होता है फिजिज ऑप्शन, वो कोई भी गैस हो कोई भी ठोस हो तो हो जाएगा, लेकिन जो केमिज ऑप्शन यानी कि रासायनिक अधिशोषण होता है वो हर कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया था चारकोल था और उस पे H2 गैस बैठ रही थी, और इसमें हमने बताया था लोहा था जिससे जंग लगती थी, तो जंग में कौन लगता है? ऑक्सीजन। अब ये तो है नहीं कि नाइट्रोजन लगा दो तो भी Fe जो है रिएक्शन कर जाएगा, ऐसा तो होता नहीं था। केमिज ऑप्शन का कारण क्या है, विशिष्टता का कारण क्या है? क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। तो आपको पता होगा कि जब भी रासायनिक अधिशोषण होता था तो उसमें एक नया पदार्थ होता था, इसीलिए रासायनिक अधिशोषण में एक विशिष्ट प्रकार का ठोस और विशिष्ट प्रकार का अधिशोष होना चाहिए, यानी कि जिसका अधिशोषण वो कर रहा है वो एक विशेष प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे प्रकार का ले तो उसका कर देगा। लेकिन भौतिक अधिशोषण में क्या है, किसी तरह की कोई भी विशिष्टता की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि ये विशिष्टता होती है इसमें कि सबका नहीं करेंगे भैया, कुछ ही लोगों का करेंगे। और जो भौतिक अधिशोषण था वो कहता है चाहे जो है भैया हम उसको अपने पास बैठा लेंगे, क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ बनता नहीं था, और जो केमिज ऑप्शन था उसमें एक नया पदार्थ बनता था। अब बात करते हैं गैस की प्रकृति की। अच्छा, एक बात बताइए भैया, कोई भी ठोस है उसके ऊपर गैस को बैठना है, तो आपको पता होगा गैस क्या होता है, हमारा उड़ता रहता है। तो भैया इसको जब बैठना है तो उसको क्या चाहेगा कि मैं द्रव रूप में आ जाऊं, अणु पास ले, जब अणु पास लेंगे तो द्रव रूप में आ जाएगा। यानी कि आप क्या चाहोगे कि जो गैस आसानी से द्रव के रूप में बदल जाए। भैया आसानी वाला काम जल्दी होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जो गैस आसानी से द्रव में बदल जाए, यानी कि जिसके अणु आसानी से पास में आ जाएंगे, उसका अधिशोषण ज्यादा होगा। तो अधिशोषण भैया किसका ज्यादा होगा? जिसके गैस की प्रकृति ऐसी हो कि वह अधिक मात्रा में या फिर जल्दी द्रव में बदल जाए। तो गैस की प्रकृति में आप लिख लेंगे कि वह गैस जो आसानी से द्रव में बदल जाती है
उसका अधिशोषण अधिक होता है। या फिर ये भी कहते हैं लोग कि क्रांतिक ताप ज्यादा होना। तो ये क्रांतिक ताप ज्यादा होना कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि आसानी से द्रव में बदलना, बात एक हो जाती है। क्रांतिक ताप के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, इसलिए यहाँ पे हम बता नहीं रहे हैं। तो भैया इतनी बात क्लियर हो गई। अब तीसरा टॉपिक आता है टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताइए, जो हमारा केमिज ऑप्शन था, रासायनिक अधिशोषण था, उसमें एक नया पदार्थ बनता था, लेकिन भौतिक अधिशोषण में नया पदार्थ नहीं बनता था, है ना। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि अगर ताप आप बढ़ा दोगे, तो देखिए यहाँ पर गैस ही तो चिपका हुआ है भैया ऊपर, बांध के तो कुछ रखा नहीं हुआ है, चिपका हुआ है। तो जैसे ताप बढ़ाओगे, आग लगा दिए जैसे, वैसे वो उड़ना शुरू कर देगा। यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वो कम ताप पर होता है, और ताप बढ़ाने के साथ साथ वो कम होता जाता है, यानी कि अधिशोषण कम होता जाएगा। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? अच्छा, रासायनिक अधिशोषण में क्या है, मान लीजिए कि आप कोई भी पदार्थ लिए, उस पे कुछ चिपक रहा है और नया पदार्थ बन रहा है, आपने आग दिया, आग जब देंगे तो होगा क्या कि पहले तो जो अभिक्रिया हो तेज हो जाएगी, लेकिन जब तापमान ज्यादा बढ़ा देंगे तो वही अभिक्रिया कम होना शुरू हो जाएगी। तो ताप के प्रभाव में आप लिखेंगे कि भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम हो जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर पहले अधिशोषण बढ़ता है फिर जाके कम हो जाता है, यानी कि एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है फिर जाके डिक्रीज होता है। इसका ग्राफ हम आगे पढ़ेंगे आइसोथर्म्स में, ठीक है, तो उसके लिए हम ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं दाब। अब एक बात बताइए भैया, मान लीजिए गैस है, तो गैस भैया जो किसी भी ठोस पे चिपकेगी तो वो क्या चाहेगी, द्रव में बदलना, तभी तो चिपकेगी। अच्छा, गैस को द्रव में बदलने के लिए आपको पता होगा दाब जितना बढ़ाओगे उतना वो द्रव में बदलती चली जाएगी। तो भैया जितनी ज्यादा हम दाब बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा ये एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का। दाब वाले में आप लिख लीजिएगा कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय बात करते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि पुनः फिर निकाल लिया जाए, और अनुत्क्रमणीय का भैया वही चीज पुनः निकाली ना जा सके। तो आपको पता होगा फिजिज ऑप्शन जो होता था उसमें मान लीजिए ये H2 बैठता था और ये कार्बन होता था, यानी कि चारकोल आप कह लीजिए, और Fe वाले में क्या होता था, Fe होता था और ये O होता था, जो कि मिलके क्या बना लेते थे, FeO या Fe2O3 बना लेते थे। तो भैया एक बात बताइए, जब ये नया पदार्थ बन गया है तो क्या ये दोबारा अलग हो पाएगा आसानी से? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ कुछ नया पदार्थ बना है का? नहीं भैया, जब नया पदार्थ नहीं बना तो उसे निकालना आसान है, यानी कि जो हमारा भौतिक अधिशोषण होगा वो उत्क्रमणीय होगा, यानी कि रिवर्सिबल होगा, पुनः उसे निकाला जा सकता है। कुछ नहीं करना है, गर्म कर दो H2 गैस उड़ जाएगी, ठीक। लेकिन अनुत्क्रमणीय है कौन भैया, रासायनिक अधिशोषण, उसमें नया पदार्थ बन गया है और उसे पुनः पुरानी स्थिति में लाना संभव नहीं है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। भैया एक बात बताओ, मान लो कि गैस है और जगह इतनी ही है, तो ज्यादा आराम से वो चिपक जाएगा कि क्षेत्रफल इतना ज्यादा कर दें तो आराम से चिपक जाएगा? क्यों भैया? भैया क्षेत्रफल ज्यादा है तो सब अड़ु पे, देखिए यहाँ पे अड़ु ढेर सारे तो झगड़ा करेंगे कि मैं चिपकूंगा मैं चिपकूंगा, लेकिन जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो सब आराम से चिपक जाएंगे। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पे भी अधिशोषण अधिक होता है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी के बारे में बस इतना आप जान लीजिए अभी के तौर पे कि भौतिक अधिशोषण में जो एंथैल्पी की जरूरत होती है वो होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और जो केमिज ऑप्शन में होती है वो 80 to 240 किलो जूल पर मोल होती है। यानी कि केमिज ऑप्शन में, रासायनिक अधिशोषण में अधिक एंथैल्पी की जरूरत होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में कम एंथैल्पी की जरूरत होती है। अब बात करते हैं एकल अणु या बहु अणु परत, यानी कि मैक्रोमोलिकुलर और माइक्रोमोलिकुलर लेयर की। तो भैया देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। एक बार बताइए, हमने दो लिया था, एक ये था हमारा चारकोल जिसपे हमने H2 को कराया था, और एक था हमारा लोहा जिसपे हमने ऑक्सीजन का कराया था। अब देखिए कार्बन पे H2 के अणु मान लीजिए यहां बैठ गए, ये क्या हो गया,
एक परत, एकल परत मतलब एक परत यहाँ पे बैठ गई। क्या इसके ऊपर परत नहीं बैठ सकती है? बिल्कुल बैठ सकती है। H2 के ऊपर H2 तो बैठ ही सकता है, और बिल्कुल वैसे जैसे कार्बन के ऊपर बैठा था वैसे का वैसे बैठ जाएगा। तो यानी कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें जो परत बनती है वो बहुअणुक परत बनती है। लेकिन जो केमिज ऑप्शन है यानी कि रासायनिक अधिशोषण, उसमें भैया एक परत बनेगी। ये क्या बन गया? ये बन जाएगा क्या हमारा FeO, मान लेते हैं FeO बना है क्योंकि दोनों अभिक्रिया करेंगे। अब बताइए जो ऑक्सीजन आएगा अगर वो इसके ऊपर बैठ गया तो क्या वो FeO बना पाएगा? नहीं ना भैया। तो यानी कि ये दूसरी वाली लेयर है वो नहीं आ पाएगी। यानी कि रासायनिक अधिशोषण में एकल परत ही बनती है। तो आप लिख सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में बहुपरत और रासायनिक अधिशोषण में एकल परत बनती। बाकी अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।